हाँ जी, बस ध्यान दो बेटा। देखो, आपका यहाँ पे ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको करवाई दिया था सारा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो बचे हुए हैं वो देख लो। डेफर्ड एन्युटी तो बेसिकली आपका एक, कहीं पे कोई क्वेश्चन तो है नहीं। बताता हूँ अभी डेफर्ड एन्युटी का क्या मतलब है। ठीक है, एक बस डेफर्ड एन्युटी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एक एमटीपी था, उसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा था कभी। ठीक है, बस हाँ, इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, डेफर्ड एन्युटी का मतलब क्या होता है सुन लो। डेफर्ड एन्युटी का मतलब होता है कि जैसे आपको एन्युटी चालू करनी चाहिए कब से, आज से या एक महीने बाद से, आपने वो डिले कर दी। डिले कोई फॉल्ट नहीं करा आपने, डिफॉल्ट नहीं करा आपने। जैसे एग्जांपल के तौर पे होम बिजनेस लोन की बात करते हैं। बिजनेस लोन जो है या एजुकेशन लोन जो है वो डेफर्ड एन्युटी का एग्जांपल है। जैसे अब मैंने बिजनेस करना है तो मैंने पैसे उधार ले लिए, बैंक ने दे भी दिए, उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट पे कन्विंस होते हुए मुझे पैसे दे भी दिए। लेकिन अब वो मुझसे सोचे कि अगले महीने से ही मैं किस्त जमा करा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज तुमने पैसे दिए मुझे, बिजनेस को सेटअप करने में पता चला बिल्कुल ओपनिंग में ही पैसे आज मिले हैं तो मुझे ओपनिंग में ही 3 महीने लग जाएंगे। तो अगर कोई मुझसे बिजनेस मतलब कोई बैंक मुझे ये कहता है कि सर आप एक काम करना अगले महीने से किस्त जमा करा देना, तो मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में जब लोन लेते हैं तो ईएमआई कब से चालू होनी चाहिए? नेक्स्ट मंथ से। एग्री करते हो इस बात से? नॉर्मल है ये बात तो। लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं ये ईएमआई चालू करूंगा 1 साल बाद से, 6 महीने बाद से, 2 साल बाद से। ठीक है, तुमने कहा लेकिन बैंक कैसे मान जाएगा ये बात? क्यों नहीं मानेगा? बैंक को किससे मतलब है? ब्याज से। तो ब्याज तो आज से ही लगना चालू हो गया, ईएमआई तो नहीं भर रहा मैं। वैसे तो ब्याज तो आज से लगना चालू हो गया। एजुकेशन लोन में भी ऐसे ही होता है। एमबीए जो होता है, आईआईएम जो होते हैं, उनसे अगर आप एमबीए करते हो तो एमबीए करते हो तो 50 लाख रुपए तक खर्चा आता है। 30 लाख रुपए से ऊपर तो उनकी फीस ही फीस है। जितने भी जो अच्छे बिजनेस स्कूल हैं, 30 लाख रुपए से ऊपर तो उनकी फीस ही है, 30 या 35 के बीच में बैठती है। फिर 2 साल का एमबीए होता है। एक लैपटॉप भी उनका, आपका कम से कम नहीं तो लैपटॉप भी चाहिए होता है उन्हें, 3-4 लाख रुपए वाला लैपटॉप। ठीक है, जैसे अभी ये वाला लैपटॉप है 50-60 हजार का, इसमें 2-4-5 चीजें अगर एक्स्ट्रा चला दूं मैं, ये वही हैंग हो जाएगा। और एमबीए वगैरह जो होते हैं, आईएम्स वगैरह में, वहां पे क्या सिखाते हैं? वहां पे आपको लीडिंग क्वालिटी सिखाते हैं और प्रेजेंटेशन। क्या बोला मैंने? प्रेजेंटेशन। पढ़ाते थोड़ी है वहां पे। पढ़ाने के नाम पे तो यही सब होता है जो आप टिल योर ग्रेजुएशन पढ़ते हो ना। टिल योर ग्रेजुएशन, ये जो सीए इंटर में पढ़ते हो या सीए फाइनल में, यही पढ़ाई होती है। बल्कि पढ़ाई इससे भी कम होती है। मतलब सीए के कॉन्सेप्ट का लेवल और एमबीए के कॉन्सेप्ट के लेवल में सीए का कॉन्सेप्ट का लेवल ज्यादा हाई है। ठीक है ना? तो बट एमबीए वगैरह को क्या अच्छा सिखाया जाता है? प्रेजेंटेशन। इसीलिए कई बार जब उन्हें एमबीए को सीए जैसी जॉब में डाल दिया जाता है तो वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको लीडर, मतलब उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन देने की हैबिट डलवाई जाती है। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होते हैं, और फिर वो जो हॉस्टल वोस्टल का खर्चा होगा, तो ऐसे कुल मिला के आपके 2 साल में मान के चलना 15 लाख रुपए के आसपास खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के 50 लाख रुपए आते हैं वो लोन लेते हैं। अब सोच के देखो, आज तुम्हें दे दिया 50 लाख रुपए का चेक बैंक ने, और कह रहे हैं तुम अगले महीने से ईएमआई जमा करो। करेक्ट? तुम कहोगे कि भाई किस तरीके का लोन है? अगले महीने तो मैं कॉलेज में खुलेगा मेरा, मैं कॉलेज का सेशन चालू करूंगा, तुम मुझसे ईएमआई मांग रहे हो।
तो ईएमआई कब से शुरू होगी? आज से नहीं बल्कि 2 साल बाद से, जब आपका एमबीए कंप्लीट हो जाएगा तब से ईएमआई चालू हो जाएगी। ठीक है ना? बैंक कोई ऐसा नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम है। होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट और एजुकेशन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है। होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट और एजुकेशन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है, मतलब वही 7-8% के आसपास। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो 2 साल जो है इंटरेस्ट नहीं लगा रहे, 2 साल भी ब्याज लगा रहे हैं, तो बैंक को कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना? उनका ब्याज, भाई यही तो हो रहा है कि पैसे पर 2 साल बाद से मिलने चालू होंगे, लेकिन कमाई तो आज से ही चालू है। तो ये है, आपने जो डेफर्ड एन्युटी का मतलब पूछा था ना, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है। वैसे तो मैं एक फॉर्मूला और बताऊंगा, लेकिन वैसे
लेकिन ये नहीं बोल पाते जो इस बच्चे ने बोल दिया कि सर सीधी सी बात है 10 साल बाद की वैल्यू चाहिए तो फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। और मैं तुम्हें दोबारा से बता दूं इस चैप्टर में फॉर्मूला थोड़ी ही ज्यादा है। आपको एक बात बताओ, एन्युटी ड्यू में और ऑर्डिनरी एन्युटी के फॉर्मूले में कितना फर्क दिखाई दिया? आपका जो फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला और एन्युटी ड्यू में बस एक 1+i एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी और आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में n में फर्क आता है। उसमें n माइनस माइनस n-1 करते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर, n-1 कर देते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। नहीं, माइनस उसमें n होता है और उसमें n-1 होता है एन्युटी ड्यू के अंदर। -1 का ये देख लो, मैं लिख देता हूं ना। ये रहा फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का, ये है r 1 माइनस 1+i की पावर -n-1 अपॉन i और बाद में प्लस में r है ना। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें, ये उसका है एन्युटी ड्यू का, किसका है ये? और ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 1+i की पावर -n अपॉन में i, बस कितना फर्क है। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि यही तो 4 फॉर्मूले सिखाए अभी तक है। तो फॉर्मूला नॉट इश्यू नहीं है, बात यह है तुम्हारे ना माइंड में अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है, और वो माइंड में जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रैक्टिस से ही आएगी। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड? बेटा देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अब मैं शॉर्टकट ही लगा दूं ना कैलकुलेटर वाला तरीका, तो सीधा सा तरीका है 10% है तो 1.10, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन दबा के मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, स्टेप कितने थे बेटा? बेटा n+3 था ना, तो यहां पे अगर 10 है तो कितना हो गया? 13। उसके बाद GT, उसके बाद +1, और उसके बाद बिल्कुल सही बात है क्योंकि R निकालना है तो डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, इक्वल टू दबाते ही आपकी R की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी बताओ कितना? 18,823। ठीक है, 18,823। आओ ये लो चेक कर लो, 18,823 मैच कर गया। ठीक है, ये सिंकिंग फंड का क्वेश्चन। अच्छा यार, ये वाले क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे क्या? एक बार देखना जरा, क्योंकि ऐसे मैंने मेरी वाली बुक से तो करवा दिए थे। कोई बात नहीं, अगर नहीं करवाए ना कोई बात नहीं। अब इधर देख लो, अब करवा रहा हूं, और करवा क्या रहा हूं, वैसे तो करवा दिए हैं, तुम अब तुम पढ़ के देख लो। तुम्हें लगता है कि मैं ही करूं तो मैं कर दूंगा, और तुम्हें लगता है कि याद है तुम्हें कॉन्सेप्ट तो तुम ही करके देखो। गौरव जी देखो जरा, हो गया? ठीक है, देखो जी सारा खेल इस पे अब तुम्हारे ऊपर बात आ रही है। तुम्हें सिखाया सब्जेक्ट दिया जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता, गारंटी तक ले सकता हूं। लेकिन तुमसे पेपर में होगा वो गारंटी कैसे लूं जब तुम करो ना क्वेश्चन, तो है ना। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आपको करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो ये देखो क्या लिखा है। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग ₹3,60,000। ठीक है, फॉर 5 year पीरियड। इट हैज अ फिक्स रेंटल ऑफ 1,05,000 पर एनम पेबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। भाई स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी। अच्छा, suppose rate of interest is 14% per annum compound annually on which money can be invested by the company. Is this agreement favorable to the company? तो यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर बेटा आपका क्वेश्चन ने क्या बोला है? इसके अंदर क्वेश्चन ने बोला है कि आपका 3,60,000 रुपए की कोई मशीन है जो कि अगर किराए पे चढ़ा दी जाए तो आपको 1,05,000 रुपए का किराया मिलता है। और वो कब तक मिलेगा बेटा जी? लाइफ है इसकी 5 साल, तो किराया भी कब तक मिलेगा? 5 साल तक।
आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मार्केट में मनी की वैल्यू यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, बेटा ये जो रेट होता है कौन सा होता है? बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है ऑन विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी, इज दिस एग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी? क्या ये एग्रीमेंट फेवरेबल है? ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है। आपका ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना चाहिए बेटा। 3,60,000 रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं? आज। लेकिन कमाई जो होगी 1,05,000 रुपए की, वो कब से होगी? 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद। बेटा कंपैरिजन नहीं कर पा, जो पैसे 360 है वो अभी खर्च हो रहे हैं, कमाई कब आ रही है? फ्यूचर में। तो इसका एक ही तरीका है, आप क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेता हूं। देखो शॉर्टकट याद होगा, 1.14 डिवाइड का साइन दबा के इक्वल टू हाँ जी, स्टेप बेटा जी 2 ज्यादा लेते हैं ना, तो 7 और जीटी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए? 1,05,000 रुपए। तो बेटा यहाँ पे आप जरा देखो, बिल्कुल यही क्वेश्चन की शायद ऐसा लग रहा है करवाया हुआ है। वो एक ही मशीन की जगह एसेट लिख दिया तो चेंज होगा क्वेश्चन। 3,60,000 कितने रुपए? और यहाँ पे आपका अगर हम बात करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 3,60,000। तो यहां पे अगर हम बात करें, हाँ जी, तो बेटा एक बात बताओ जल्दी से, एनपीवी बोला था, सिखाया था आपको। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, बताई थी ये बात कुछ ऐसी या नहीं? चल, मतलब मुझे ऐसा डाउट सा ही लग रहा था, लेकिन अब कंफर्म हो गया। 473, और ये कितना है? पॉजिटिव है ना, तो जब भी एनपीवी पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? फेवरेबल होता है। समझ में आई बेटा बात? तो अभी क्या बोला आपने? एनपीवी अगर पॉजिटिव होता है तो ठीक है। वही क्वेश्चन हाँ यही वाला क्वेश्चन है, बट बस थोड़ा सा फर्क है ना। चलो इधर देखो, ये समझ में आ गया लीजिंग और कैसे डिसाइड करोगे। अच्छा, इसके अलावा आपका ये वाला देखो, अगला क्वेश्चन एग्जांपल 37, रिपीट करवा रहा हूं एक तरीके से, जल्दी जल्दी कर दो, और फिर उसके बाद मैं आगे भी बता के आपको फ्री करता हूं। बेटा इससे पहले कौन सा चैप्टर करवाया था मैंने? डिस्पर्जन करा था, फिर सेट करा था, प्रोबेबिलिटी नहीं करवाया ना? ठीक, पता है मुझे। ये वाला क्वेश्चन करके देखो एग्जांपल 37। हो गया बेटा? यस सर जी। भाई आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या क्वेश्चन था?
4,000 रुपए में खरीद लो या 1,250 रुपए में किराए पे ले आओ। पढ़ लिया ना क्वेश्चन सबने? 4,000 रुपए में खरीद लो या 1,250 रुपए पे किराए पे ले आओ। कहता है बताओ क्या क्या प्रेफर रहेगा। बेटा अभी कितने खर्च करने पड़ेंगे? 4,000, और किराया जो है 1,250 देना पड़ेगा अगले कितने साल तक? 4 साल तक। ठीक है ना? लेकिन बेटा वो कंपेरेबल नहीं है, दो बराबरी की चीजों में कंपेयर होता है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे जो रेंट है, सारे के सारे जो रेंट दोगे अगले 4 साल तक जो रेंट दोगे, उन सबकी वैल्यू कब निकाल लो? आज। ऐसा मान लो कि भाई आपका 1,250 रुपए जो है, जो अगले 4 साल तक आप रेंट भरोगे, बेसिकली उसकी वैल्यू हम सोच रहे हैं कि एडवांस में दे देते हैं सारा रेंट। क्या दे देते हैं हम? एडवांस में। और सबको पता है अगर टाइम से पहले कोई पेमेंट करोगे तो सेम अमाउंट नहीं बल्कि डिस्काउंट करके करोगे। तो आपने रेंट जो था उसको डिस्काउंट करके निकाला, कितना आया बेटा सबका? 3642। ठीक है ना? तुम्हारा आया नहीं है, तुम्हें ये पता नहीं है कि क्या करना है। ये तो पिछले मैंने देखा, पिछली क्लासेस में भी क्वेश्चन का जवाब कहाँ आ रहा था। आप बताओ क्या क्या पूछना चाहती हो मुझसे? क्वेश्चन समझा दूं? क्वेश्चन तो बेटा ये है, 4,000 रुपए मशीन है, 4,000 रुपए की परचेज करनी है, मतलब 4,000 रुपए में खरीद लो, या तो खरीद के ले आओ या किराए पे ले आओ। अब किराया कितना जाएगा? 1,250 रुपए हर साल जाएगा। कब तक जाएगा? 4 साल की यूजफुल लाइफ है तो 4 साल तक जाएगा। बताओ हम खरीदें कि किराए पे लेकर? ये तो क्वेश्चन है। अब इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? ये तुम्हारा क्या डाउट है इसके बाद वो पूछो, क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से बता दूंगा, लेकिन कहीं पे कुछ चीज मिस कर रहे हैं आप, क्योंकि हर बार सेम सिचुएशन आ रही है कि ब्लैंक। बेटा देख, सुन कैलकुलेशन इशू नहीं है। तू पहले मुझे ये बता इसमें करना क्या है? वो 1250 तो आ रहे हैं। आ रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? फ्यूचर वैल्यू नहीं है, वो भी तो आज के ही पैसे हैं। अगर मशीन खरीदने जाएंगे तो वो भी तो 4,000 रुपए आज ही खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा, आज मैं खरीदिए और ये अगर रेंट पे लेंगे तो कितने पड़ेंगे? तो ये जो concept है, ये जो यहाँ पे आप मिक्स कर रहे हो ना चीजें, ये कंफ्यूजन है आपके माइंड में, और ये कंफ्यूजन दूर होती है, सुन ले, बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करने से। ठीक है? इसमें ये बोला गया 1,250 रुपए दूसरी बात है और 4,000 रुपए खर्च करना अलग बात है। दोनों कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि टाइमिंग दोनों की अलग अलग है। 4,000 रुपए कब खर्च करने पड़ रहे हैं? आज। और 1,250 रुपए कब खर्च करने पड़ेंगे? आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। कैसे कंपेयर करें? आप अगर कहो कि 1,250 4 साल तक पे करने पड़ेंगे तो 1,250 1,250 1,250 1,250 सबका टोटल कर देती हूँ, 5,000 आता है। तो बेटा आप अगर ऐसा करती हो ना, तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा। ठीक है? क्या कोई भी पेमेंट को, कभी की भी पेमेंट को आज की पेमेंट ऐसे ही कंपेयर कर दोगी? तो आपको क्या करना चाहिए कि उन 1,250 जो अगले 4 साल तक पे करे उन सबको डिस्काउंट करके, यानी कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए। आप अगर ऐसे नहीं समझा पा रही हो ना, तो वो प्रॉब्लम कैलकुलेशन की नहीं है। कैलकुलेशन प्रॉब्लम है कि आप क्या सोच रही हो अंदर। ठीक है? तो 1,250 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 4,000 से कंपेयर करना है, और वो कब खर्च हो रहे हैं? आज। तो उन 1,250 की वैल्यू भी कब निकालो? आज, डिस्काउंट करके। तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो 1,250 की। और कैसे निकालोगी वो देख, सुन लो। 14% का रेट है 1.14। प्रेजेंट वैल्यू का क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं? हाँ, और जीटी बहुत बढ़िया। तो अब तुम क्या करोगी? 1.14 डिवाइड का साइन दबा के इक्वल टू स्टेप लोगी 6, क्योंकि 4 तो है ही, n तो 4 है।
स्टेप 2 ज्यादा स्टेप नंबर 6 तक GT मल्टीप्लाई बाय 1250। अब कितना आया बेटा बता, इक्वल टू 36। अब देख किराया, अगर सारा किराया मैं एडवांस में दे दूं तो 3600 रुपए जा रहे हैं, और अगर मैं मशीन खरीद के लाऊं तो कितने जा रहे हैं, 4000 रुपए। तो बता तुझे 3600 रुपए प्रेफरेबल नहीं? ये डिसीजन बेटा, ये जैसे अभी मैंने ये बात डिस्कस करी है, ये बार बार अभी पे डिस्कस करी फिर भूल जाना। जब आप खुद से करते हो ना, कई कई बार जब क्वेश्चन करते हो, फिर तुम्हारे माइंड में रुकती है बातें, तब तुम्हारे माइंड में रुकती है, क्योंकि एज सच हम अपनी भी याद करें तो कई बार क्या होता है, क्लास में बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं। तो हमें अगर बात ये याद करें कि कब ऐसा हुआ था कि जब हमसे भूलने वाली सिचुएशन खत्म हो गई थी, बल्कि टीचर के बोलने से पहले हमारा मन कर रहा था कि आप रुक जाओ हम बताएंगे, तो वो उस दिन से था जब से हमने घर पे खूब सारे क्वेश्चन करने शुरू कर। ठीक है ना? फिलहाल देखिए यहाँ पे क्या हुआ बेटा, नींद आ रही है, घर जाओ। है नींद आ रही है, घर जाओ फिर। अब इधर देखो, अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन वही वाला है, करवा दिया था लास्ट क्लास के अंदर, देख लो, फिर भी मैं आपसे वैसी ओरली पूछता हूं। यहाँ बेटा मैटर नहीं करता, कैलकुलेटर की चीजें तो सिखाई दी है तुम्हें, ठीक है ना? वो अगर मैं कहता हूं किसी को याद नहीं भी होंगी तो वो भी 5 मिनट में याद हो जाएंगी, कोई सी चीज भी याद ना हो तो। बात ये है कि तुम लैंग्वेज इंटरप्रेट कैसे करते हो। चलो देखते हैं, इसमें दिमाग लगाते हैं। 50,000 रुपए की मशीन है और इससे बेनिफिट होगा 12,000 रुपए का। कितने का? कॉन्ट्रीब्यूट मतलब फायदा पहुंचाएगी 12,000 रुपए फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। बोरोइंग कॉस्ट, यानी कि अगर मार्केट से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, 10% है। बताओ मशीन को परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब शुरुआत करते हैं, आपने तो मना कर दिया, पहले का याद है। नहीं सर, अभी कर रहा है। अच्छा अभी करें, कोई बात नहीं। आप बताओ जरा क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन। प्रेजेंट वैल्यू लगेगी। प्रेजेंट वैल्यू किस चीज की? हम लोग समझ सकते हैं 12,000 से। 12,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाल रहे हो आप ऐसा? बेटा एक बात बता, तूने सोचा कि 12,000 में प्रेजेंट वैल्यू क्यों? क्या आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे? ट्राई करता हूं। तो करो फिर, वेट क्यों कर रहे हो? 12,000 का वो फायदा पहुंच जाएगी, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम आज निकाल रहे हैं। ये तो आपने बता दिया, हमें क्यों कर रहे हो, क्यों का रीजन था। चलो कोई बात नहीं, तू बता। सर इसलिए कि हमें पता है कि हमें फायदा पहुंचा, लेकिन हम उसे खरीदे या फिर 12,000 पर ईयर पे, मतलब हमें वो कितना फायदा पहुंचा रही, 50,000 तक का पहुंचाएगी, इसलिए हम खरीदे या फिर नहीं खरीदे। ठीक है, साल में तो 60,000 कमा के ये इसने थोड़ा सा बेटर बोला है। कह रहा है सर हमें ये देखना है ना फ्यूचर का, जो फ्यूचर में बेटा थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्रेसिव वे में बोलना चाहिए था। और बात वो नहीं है कि तुमने खराब बोला, बात ये है कि तुमने अगर खराब बोला तो माइंड में भी वैसा सही है, माइंड में भी हल्का हल्का उतना क्लैरिटी नहीं है। तुम्हें ये बोलना चाहिए, जब आप सुनो तुम्हें ये बोलना चाहिए कि सर 12,000 रुपए का फायदा तो ये आज मशीन लाएंगे, फिर मशीन को काम पे लगाएंगे, फिर फ्यूचर में हमें बेनिफिट पहुंचाएगी, लेकिन खर्चा कब हो रहा है? आज। आज के खर्चे को फ्यूचर के बेनिफिट से कैसे कंपेयर करें? है आज के खर्चे को फ्यूचर के बेनिफिट से कैसे कंपेयर करें? एक तरीका है, या तो आज के खर्चे को की वैल्यू कब निकाल लो, फ्यूचर में, या फ्यूचर के बेनिफिट की वैल्यू कब निकाल लो, आज। आ रही है बात समझ में? ऐसा बोलना कि जैसे कई बार होता है कि सर आता है लेकिन कई बार हम ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ परसेंट केसेस में तो मैं मान सकता हूं कि ऐसा हो सकता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन हर क्वेश्चन में अगर यही जवाब है, थोड़ा सा आप समझना, मतलब मेरा तो हमेशा यही थॉट है कि अगर हम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिर उसको कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बोल बोल के, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो बात थोड़ी सी कम क्लियर है। ठीक है ना? एक आध केस में तो ऐसा हमें भी होता है कि कई बार किसी चीज को हम बोल देते हैं कि कैसे एक्सप्रेस करें इस बात को, हमें पता है लेकिन एक्सप्रेस, एक आध केस में होता है ना।
समझ रहे हो बात को? किसी एक चैप्टर के मतलब 19 चैप्टर में किसी एक चैप्टर के किसी एक कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने बोल दिया कि अरे यार कैसे बताऊं, तो ये तो समझ में आता है। अब हर क्वेश्चन में ऐसे वैसे कैसे बताऊं, तो इसका मतलब यहाँ पे वो उसमें क्लैरिटी कम है, और वो क्लैरिटी आएगी इंटरेक्शन से। सिर्फ मैं बोलूं वन वे स्पीक से नहीं आएगी वो। जब मैं बोलूं तब आप उस बात को पकड़ो कि ये बोला आपने, इसका क्या मतलब, उस ये कैसे, वैसा क्यों नहीं। तो ऐसा ऐसे एफर्ट्स आपके नहीं डलेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होता बेटा। रिजल्ट तो आपका पहले ही पता चल जाता है, पहले ही पेपर से पहले ही पता चल जाता है कौन पास हो जाएगा कौन नहीं होगा, पहले ही पता चल जाएगा। आप ये समझ लो, जितने बच्चे डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं एक नहीं रुकता, एक नहीं रुकता। और जितने बच्चे बस पता नहीं क्या सोच के टाइम पास कर रहे हैं, कोई पास नहीं है। समझ गए? सिंपल सा फंडा है बेटा, एक नहीं रुकता, एक भी। कि हाँ जी बच्चा अभी भी पीछे रिजल्ट आया, जितने बच्चे मतलब एक बैच में थे 30-35 बच्चे थे मेरे, उसमें से मुझे लग रहा है 20 के आसपास पास हुए होंगे। सारे वही शक्ल, जब क्योंकि मेरे को तो याद नहीं, क्योंकि किसी और सेंटर में था। अब वो बच्चे इंटर की क्लासेस लेने लगे तो मैं तो वो सर ने लिस्ट भेजी, तो अब तो नाम भी भूल जाता हूँ, 2-3 महीने हो जाते तो नाम भी भूल जाता हूँ, लेकिन चेहरा देखते ही याद आ गया कि हाँ ये बच्चा कौन था, ये डाउट पूछ रहा। एक ऐसा बच्चा जिसका ऐसी बात करते हैं हम भी आपस में कि ये क्या लगता है इसका पास होगा या नहीं होगा, एक लड़की के लिए ऐसी बात चल रही थी, तो कह रहे सर वो डरती बहुत ज्यादा है। अब डर भी तो, डरना भी तो बेकार होता है ना बेटा, ज्यादा डरा हुआ इंसान परफॉर्म नहीं कर पाता चाहे कितना ही टैलेंटेड हो। फाइनली लेकिन वो लड़की मतलब 240 के आसपास ही आए हैं लेकिन पास हो गई। तो चलो हमें भी बड़ा अच्छा फील होता है कि मतलब उसने क्या होता है, साथ के दोस्तों की भी इफेक्ट होता है, उसके साथ की जो फ्रेंड थी वो मेहनत कर रही है, तो एक इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ जाता कि यार ये पास हो जाएगी कल को मैं फेल हो जाऊंगी। उसने उस हिसाब से थोड़ी बहुत मेहनत कर ली अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। मेहनत करने वाला एक नहीं रुकता, याद रख। और आप जब यहाँ पे क्लास के अंदर जब मैं पूछता हूं ना, तो आप जब बच रहे होते हो या डर रहे होते हो, यार मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूं। अगर मैं तुम्हें और ज्यादा प्रेशराइज करूंगा, तुम और चुप के बैठ गए, बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे गूंगे ही हो। यार जब आपसे पूछते हैं तो आप एक्सप्रेसिव हो ना, आपको जो पता है बताओ, आपको क्या लगता है ये बोलो। आप चुप रहना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। बोलने से आपकी गलतियां सामने आती है ना। तुम तुम तो वो वाले बच्चे वाली हरकत करते हो कि एक स्कूल का बच्चा यूं बैठ गया दो दो स्टेप लिख के, और हम पूछ रहे हैं भाई आगे लिखना, तो वो पूछ रहे सर ऐसे ही करना है ना। हमने कहा तू गलत कर दे, फिर वो तो कटिंग हो जाएगी। मतलब उसे लिखना क्यों नहीं है, क्योंकि कटिंग हो जाएगी। ऐसी तुम करते हो कि हम इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि हमारा गलत हो जाएगा। भाई यार हद हो गई यार, ये एटीट्यूड समझ नहीं आता, ठीक है ना। और ऐसे में क्या होता है, हम भी थोड़ा अंदर से थक जाते हैं कि यार समझाना चाह रहा हूं, ये देख क्या कर रहा है पता नहीं हरकत। बेटा चलना तो हमारे हिसाब से ही पड़ेगा, अपने हिसाब से चलते हुए बच्चों को देख लिया, वो बाद में फिर सक्सेसफुल होते नहीं, गलती मानने के लिए सामने भी नहीं आते वो, क्योंकि इतना करेज नहीं होता ना कि इस समय जैसे कोई बोलता ना मैं अपने हिसाब से चलूंगा, रिजल्ट के बाद फिर वो सामने भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे पता चल चुका है गलत कौन है। अब फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ये वाला क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर। ये देख रहे हो 10,000 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वेरीफाई करवा देता हूं। इसमें बस एक क्वेश्चन अलग है जो ये करवाया था। अब सुनो, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, ये क्वेश्चन अलग है, ये सुन लो अच्छे से दोस्तों। जैसे अगर बात करी जाए बॉन्ड की, बेटा किसी चीज का क्या एक एक वर्ड होता है इंट्रिंसिक प्राइस। क्या वर्ड होता है? नहीं तुम्हारे कोर्स में नहीं है बट वैसे बता रहा हूं, सुनोगे कभी ना कभी अकाउंट्स में सुनोगे वर्ड। इंट्रिंसिक प्राइस को हिंदी भाषा में बात करूं तो सही मूल्य या उचित मूल्य, ठीक है। आपको अगर कोचिंग के लिए बोल दिया जाए कि फाउंडेशन की कोचिंग 2 लाख रुपए की होगी, तो क्या ये उचित मूल्य है? नहीं। अगर बोल दिया जाए 2,000 रुपए की होगी, ये भी उचित मूल्य नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक प्राइस का मतलब मैंने बताया आपको उचित मूल्य। अब सुनो बेटा, एक बॉन्ड है
लिखा है एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग अ 3 ईयर ₹1000 पर वैल्यू बॉन्ड। यहां तक की लाइन का मतलब है 3 साल का बॉन्ड है और जिसकी कीमत कितनी है, 1000 रुपए। बेटा ये कीमत ना फेस वैल्यू है। क्या है ये कीमत? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू उचित मूल्य नहीं होता। क्या सारे शेयर्स फेस वैल्यू पे बिकते हैं मार्केट में, या मार्केट प्राइस पे बिकते हैं? मार्केट प्राइस पे बिकते हैं ना। तो वो मार्केट प्राइस क्या है? एक तरीके से इंट्रिंसिक प्राइस। जैसे अभी ना कल परसों किसी शेयर के लिए कोई दिखा रहा था मुझे, वो शेयर सीधा ऐसे उसका कर्व दिखाते हैं ना, जो ग्राफ तुम्हारे ऐप है, सीधा 2 लाख, दो 2.5 लाख से ऊपर गए थे, 2,60,000 समथिंग का था। तो मतलब वो सीधा कोई चीज ऐसे समझ लो कि 100 रुपए से सीधा कितने की हो गई, 2.5 लाख की। तो वो रीजन है, अकाउंट्स में पढ़ाएंगे तुम्हें इंटर के अंदर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अरे वो ऐसा नहीं था कि उसकी उस शेयर की मार्केट वैल्यू पहले नहीं थी, वो बेच ही नहीं रहा था, वो शेयर अपना किसी को बेच ही नहीं रहा था, इसलिए उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं थी। उस कंपनी का है, वो एशियन कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न है। एशियन पेंट्स नहीं है, उसकी कोई सिस्टर कंसर्न है, मतलब उसी सिस्टर कंसर्न मतलब उसी ग्रुप की एक आपकी कंपनी है। तो वो बेच ही नहीं रहा था उसके शेयर। अब लेकिन उसे क्या करवाना था, लिस्टेड करवाना था स्टॉक मार्केट में। तो फाइनली जिस तरीके से भी उसने रिक्वेस्ट डाल रखी थी सेबी को बहुत पहले से, अब वो फाइनली लिस्ट हुआ तो वो पता चला, ऐसा समझ लो 100 रुपए की चीज सीधा कितने की होगी, 2.5 लाख। आ रही है बात समझ में? तो एक बंदा कहने लगा, अरे यार ऐसे तो रातों रात करोड़ रुपए, एक मतलब कई 100 करोड़ का मालिक हो गया। अबे वो पहले भी कई 100 करोड़ का मालिक था, मैंने समझाया उससे पहले भी कई 100 करोड़ का ही मालिक था। बस अभी क्या है, पहले उसका शेयर किस प्राइस में था, फेस वैल्यू पे, अब किस पे है? ठीक। अब तो यहां पे सब समझो इस बात को मैंने क्यों बोला, कि ये 1,000 रुपए का बॉन्ड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 1,000 रुपए का ही खरीदे हम। हमारा मन कर सकता है, हम कहेंगे सस्ता मिलेगा तो खरीदेंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे हमारी रिटर्न के हिसाब से, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो इस 1,000 रुपए के बॉन्ड में क्या मिल रहा है बेटा? एक तो ब्याज मिल रहा है 10% का। 1,000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपए। 100 रुपए तेरे को कब तक मिलेंगे? 3 साल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, ठीक है। और क्या कमाई होगी बेटा? तुम्हें सबको पता है बॉन्ड और डिबेंचर क्या होते हैं, रिडीम होते हैं, है ना? तो यहां पे देखो क्या लिखा है, एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज्ड नाउ इफ इट मैच्योर्स एट पार। इस बात को अपने माइंड में नोट करो, इफ इट मैच्योर्स एट पार का मतलब है 1,000 रुपए की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड आपका मैच्योर कितने में होगा? 1,000। तो बेटा सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, इसका इंट्रिंसिक प्राइस निकालना चाहते हो, तो आपका एक्सपेक्टेशन कितनी है? कहता है सर देखो मैं कमा रहा हूं 14% के रिटर्न से, तो इस कंपनी से भी मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है? 14%। तो दोस्तों आओ यहां पे डिस्कस करते हैं। और देखो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले तो यार बहुत ज्यादा साल तो है नहीं, सिर्फ 3 साल है, चलो मैं कर देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैं 1.14 डिवाइड का साइन दबा के इक्वल टू स्टेप नंबर कितने, 3 साल थे ना, तो 2 + 5 GT और मल्टीप्लाई बाय किससे करूंगा? 100 रुपए से। सर ये 100 रुपए कहां से आया बेटा? ये 1,000 रुपए का बॉन्ड था ना फेस वैल्यू वाला, और उसका कितना? बेटा बताओ यहां पे कितनी कमाई हो गई? 200। क्लियर है? अच्छा, और ये इनफ्लो ही है, लेकिन इनफ्लो के नाम पे एक और भी तो है, रिडेम्पशन वैल्यू। लेकिन रिडेम्पशन वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी हमें पैसे कम मिलेंगे, आज नहीं बल्कि 3 साल बाद। तो अब यहां पे अगर देखा जाए
तो 3 साल बाद मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 1000। कितने रुपए मिलेंगे? 1000। अच्छा देखो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एन्युटी नहीं लगेगा क्योंकि ये बार बार नहीं मिल रहे, तो इसका तरीका है 1.14 डिवाइड का साइन दबा के इक्वल टू स्टेप नंबर 5, जीटी मत दबाना इस बार, और मल्टीप्लाई बाय 1000। जल्दी से बताओ ये वैल्यू कितनी आई? 674.97 और बता। बस ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो। नौ सौ छः 907 के आसपास हो गए हैं। अब मेरी बात सुनो, ये है 1000 रुपए का बॉन्ड, लेकिन मैं खरीदूंगा कितने में? 907 रुपए के आसपास। देख बेटा, उसके पीछे रीजन, मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है? 14%। तो अगर मेरी एक्सपेक्टेशन 14% है और जबकि वो ब्याज कितना दे रहे थे सब देख, 10%, वो एक्सपेक्टेशन तभी मीट हो सकती है जब वो मुझे अपना डिबेंचर या बॉन्ड जो भी है इशू करे, लेकिन एट पार नहीं, एट प्रीमियम नहीं, बल्कि किस पे करें? डिस्काउंट। एग्रीड इस बात से? तो ये आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया। अब आप ये समझो कि जो मैंने किया है वो आपको कनेक्ट करता है कि नहीं करता, कि ऐसे ही होना चाहिए था, या तुम्हें लगता है कि कोई और तरीका भी था इस क्वेश्चन का जो तुम्हारे हिसाब से बन सकता है? तो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं हम। बताओ जरा भाई, मैंने क्या करा सुन लो। जो भी कमाई थी जो फ्यूचर में मिलनी थी, उसकी कब की वैल्यू निकाल दी? आज की। क्यों निकाल दी? क्योंकि पैसा कब खर्च करना है? आज। तो भैया फ्यूचर में जो भी कमाई होनी है उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 907 रुपए। कितने डिस्काउंट पे? 14% डिस्काउंट पे। तो बेटा सीधी सी बात है, मैं 907 रुपए में खरीद लूंगा। कोई बोले कि सर आपको फिर कुछ बचेगा? हाँ बचेगा ना, 14%। क्या बचेगा मुझे? आपने देखा ना, कमाइयों को हमने कितने से डिस्काउंट किया? 14% से। तो मैं लगाऊंगा 907, मुझे मिलेगा क्या? 100 रुपए 3 साल, 1000 रुपए एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो यानी कि मुझे बचेगा क्या? बचेगा 14%। वही तो एक्सपेक्टेशन है मेरी, है ना? तो और कुछ आपके दिमाग में चलता हो तो बताओ, अब नहीं तो घर पे। हाँ बोलो, क्या करें? फेस वैल्यू फॉर 3 इयर्स। सर वो 300 हो गया। 300 कैसे? 1000 रुपए का 10%। अच्छा वैसे टोटल कर दिया। 300 तो तब करेगा ना जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर रहा है। एक 100 रुपए तेरे को आज मिल रहे हैं, फिर अगले 100 रुपए अगले 1 साल बाद मिल रहे हैं, फिर और 100 रुपए और 1 साल बाद मिल रहे हैं, तो तू उनको टोटल कैसे कर सकता? निकाल दिया 232 रुपए। सर उसके बाद वाला स्टेप क्या है? उसके बाद वाला नीचे वाला, वो 1000 रुपए कब मिल रहे हैं? 3 साल बाद। तीसरे साल के एंड में, है ना? तो उसकी लेकिन मैं पैसे कब खर्च कर रहा हूं? आज। तो वैल्यू तो सारी सारी की सारी कब निकाल रहा हूं? आज। तो वो 1000 रुपए की वैल्यू भी कब निकाल दी? आज। हाँ बोलो बोलो। सेकेंड वाले में एक ही बार जीटी कब दबाते हैं? जब एन्युटी का कॉन्सेप्ट होता है। जीटी कब दबाते हैं? जब 100 रुपए तेरे को क्या मिल रहे थे? हर साल मिल रहे थे, और 1000 रुपए तेरे को हर साल मिल रहे हैं, बस एक बार मिल रहे हैं। सुन, ये मैंने अगर तेरे को ऐसे ना याद आए ना, तो ये देख, अगर तुम्हें ये लगे कि ये क्या किया है नीचे वाला, कि देख बेटा, याद है प्रिंसिपल का फॉर्मूला था या इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था? अमाउंट 1 + i की पावर -n। अरे ये फॉर्मूला होता है ना। तो अगर p निकालना हो तो इस तरफ जाके रेसिप्रोकेट जाएगा। याद करो, इस चीज को आप क्या नाम देते थे? इसको पीवीएफ। ठीक है, प्रदूषण घुस गया दिमाग में तुम्हारे। इसे क्या बोलते थे? पीवीएफ। इसको बोलते थे क्या? सीवीएफ। सीवीएफ की फुल फॉर्म, फॉर्मूले का तरीका क्या था? कैलकुलेटर के तरीका क्या था? 1 + i मल्टीप्लाई करके इक्वल टू स्टेप नंबर n+1। और जब पीवीएफ निकालते हैं -n, तो स्टेप नंबर n+2। ठीक है,
तो देख मैंने यही करा है बेटा, 1.14 डिवाइड इक्वल टू स्टेप नंबर n+2 यानी कि 3+2 5, और फ्यूचर में कितने रुपए मिलने हैं तेरे को 1000, तो मल्टीप्लाई करते ही उसकी कब की वैल्यू आ गई 1000 रुपए की आज की वैल्यू। अब ठीक है। हाँ जी दिव्यांश, क्या आप क्लैरिटी है? कुछ और बचा है तो देख माइंड में। ठीक है, पीछे सबको ठीक है, अच्छी बात है। क्या नाम था, काब नहीं, कनव, क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, ये मैंने आप लोगों को करवाया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आइए एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करें आपके साथ, परपेचुटी। सर इसी क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता तो फिर जो पीछे वाला क्वेश्चन था, क्या ना गिवन होता? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन नहीं होता 14% का रेट ना गिवन होता तो फिर क्या करते? अमाउंट दे रखा। फिर तो तेरी एक्सपेक्टेशन कुछ है ही नहीं, तो फिर जो मिल रहा है बस 14% से तूने ये बताया कि ये तो 10% दे रहे हैं और मुझे 14% चाहिए, तो मैं इस प्राइस पे तो खरीदूंगा नहीं। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो इसका मतलब तेरी कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। जब क्वेश्चन तो होना चाहिए ना, क्वेश्चन नहीं बना तो क्वेश्चन ही नहीं बना। आप अगर सुनो, आप क्या करो, 100 रुपए को डिस्काउंट कर दो 10% से, और 1000 रुपए को भी डिस्काउंट कर दो 10% से, 10% के हिसाब से चल रहा था ना मामला, तो वो 1000 ही आ जाएगा, और मिल भी कितने का है 1000 का, फिर फर्क नहीं है। ये देखो ऐसे करो, आपको समझा रहे बेटा। 1.10 डिवाइड का साइन दबा के इक्वल टू स्टेप नंबर कितना 5, स्टेप नंबर कितना 5, फिर जीटी और मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, बता कितनी वैल्यू है? 248। 1.10 डिवाइड इक्वल टू स्टेप नंबर 5, जीटी नहीं दबाना इस बार, मल्टीप्लाई बाय 1000, बता कितनी वैल्यू है? 751। दोनों का टोटल कर, 990 और डेसिमल इग्नोर करा होगा थोड़ा, शायद वो भी मैच कर जाता। आ तो गया भाई 1000 रुपए, तो फिर तेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो इसको क्या कैलकुलेट कर रहा है? जब तू उनके रिटर्न में और तेरे एक्सपेक्टेशन में फर्क आएगा तभी तो प्राइस की बात है। मान ले मैं कहूं कि भाई ये कोई चीज बेचनी है, कि ये माउस बेचना है, मैंने कहा 300 रुपए, तूने कहा ठीक है, तो फिर कहाँ डिस्कशन होगा? तो तेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन हो कि ये चीज मुझे इतने में मिल जाए, उतने में मिल जाए। समझ गया ना क्या कह रहा है? तब तू इंडियन परपेचुटी। सुनो ध्यान से, एन्युटी विच कॉन्टिन्यू फॉर एवर, एन्युटी विच कॉन्टिन्यूअस फॉर एवर, ठीक है ना? मतलब एन जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ऐसे जो OTT एप्स होते हैं इनके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो किस किस के पास है अभी ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन खुद का खरीदा हुआ? ठीक है, कौन सा है बेटा आपके पास? नेटफ्लिक्स। कब से यूज कर रहे हो आप? टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया। कितना? मैं कोई एग्जैक्ट डेज या घंटे थोड़ी पूछ रहा हूँ, वैसे बोल दे। है 1 साल हो गया। हर महीने रिचार्ज होता है? तो खाली वही करता हूँ। फिर तू रहने दे, तुझे तो पता ही नहीं है। सर वो ऑटोमेटिक पेमेंट हुई थी ना बिना वजह से। आप करते हो? आप ठीक है, अब तुमसे बात करते हैं। कब से यूज कर? 1.5 साल करो। 1.5 साल। हर महीने रिचार्ज होता है जैसे कि कितने रुपए जाते हैं? 499। 499, 500 रुपए मान लो ना, तो 1.5 साल मतलब 18 महीने, और 18 महीने को 500 से मल्टीप्लाई करें तो 9000 रुपए बनते हैं।
तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे ऐसे है क्या, नेटफ्लिक्स वालों को तुम पे तरस आ जाए, कह रहा है लड़का भाई साहब अपनी अपनी पेट काट काट के हमारा भर रहा है, अब इस लड़के को हम फ्री कर देंगे, ठीक है ना, मतलब आगे से तेरे लिए नेटफ्लिक्स फ्री। कैसा होगा? हाँ, कौन है चटर पटर, कौन क्या? इसमें बेटा कोई बच्चा ट्रॉफी खा रहा है, वो आपको देना नहीं चाह रहा, ठीक है? नालायक, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, पन्नी की आवाज को देखना, बताओ डेडिकेशन तो देख लूंगी। खैर, लेकिन आप इससे, इसकी बातों से अयान अयान ना, अयान की बातों से समझ में आ गया कि भैया नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कब तक कराना है, जब तक इसे सर्विसेज चाहिए नेटफ्लिक्स की तब तक कराना है। क्या एन फाइनाइट हुआ या इनफाइनाइट हुआ? इनफाइनाइट ही हो गया, है ना? तो आप ये समझो प्लीज, आप ये समझो कि आपका एक ऐसी एन्युटी जिसके अंदर पेमेंट या रिसीविंग कैसी हो, इनफाइनाइट, क्या हो, बस उसे क्या कह देते हैं, परपेचुटी कह देते हैं। पहले बताओ ये क्लियर हो गया माइंड में? इसमें एन नहीं होता, क्या नहीं होता इसमें? नहीं, और जब एन नहीं होता ना तो इसमें फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं होता। ऐसा क्यों? सुनो बेटा, मान लिया मुझे, मैंने बोलू कि मुझे 2 साल बाद 2 लाख रुपए चाहिए, फ्यूचर वैल्यू जब भी बोलोगे तो फ्यूचर के किस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए बताओगे ना, है ना? मैंने जैसे बोला 2 साल बाद कितने रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए। किसी पर्सन को डिबेंचर रिडीम करने हैं, कब? 5 साल बाद। फ्यूचर में अगर फ्यूचर वैल्यू जब भी बोलोगे एन आपको बोलना पड़ेगा। आप फ्यूचर वैल्यू बोल के बताओ बिना एन, ऐसी बोल के बताओ कोई कि मुझे पैसे चाहिए, एन बोलना ही बोलना पड़ेगा, है ना? कितने चाहिए तो चलो एक अलग एस्पेक्ट है, ये भी मैटर तो करता है, लेकिन मैटर उससे भी ज्यादा ये करता है कि तेरे को एन बताना पड़ेगा। मान ले मैंने कहा कि तूने कहा रे पैसे जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा, कब चाहिए, तो अब, है ना, तो कहीं ना कहीं एन बोलना, प्लीज एन बोलना पड़ेगा। लेकिन जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू कब के पैसे होते हैं, उसमें एन बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो परपेचुटी के अंदर याद रखना अमाउंट नहीं निकलता, सिर्फ क्या निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना? तो यहां पे आइए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी परपेचुटी, क्या बोला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी परपेचुटी, और यहां पे इसका फॉर्मूला है आर अपॉन में आई। क्या फॉर्मूला है बेटा, देख लो कितना सिंपल। अच्छा सर, जैसे ऑर्डिनरी परपेचुटी होता है ऐसे ही परपेचुटी ड्यू भी होता है, यस ऑफ कोर्स होता है। पता है ना ड्यू में और ऑर्डिनरी में क्या फर्क है, बोलो क्या फर्क है, बताओ ना। वो फर्स्ट ईयर के पहले के स्टार्टिंग और ये ईयर के लास्ट में। बहुत बढ़िया। तो बेटा एक बात बता, सुन, तुझे ध्यान है ना, जैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो जो ड्यू वाला केस होता था उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती, क्योंकि वो पे और रिसीव कब हो रही होती है, आज। याद करो एक एग्जांपल दिया था मेडिकल इंश्योरेंस का, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम के लिए बोला, मैंने कहा कुछ डिस्काउंट कर दो, कहते हैं नहीं डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है, 1 रुपए का भी डिस्काउंट पॉसिबल नहीं। तो उसके बाद मैंने बोला कि सर कुछ तो करो, कह रहे सर एक काम क्यों नहीं करते आप, 2 साल का एक साथ जमा करवा लो। तो आप सबको पता है कि वो मुझे डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो मुझे क्या कर रहा है, पहले साल का तो प्रीमियम एज इट इज ले रहा है, और सेकंड ईयर का जो इन्फ्लेशन, नहीं बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट है ना, इन्फ्लेशन जबरदस्ती ऐड मत करो यहाँ पे, हर जगह है ना, इन्फ्लेशन काम तो हर जगह करता है,
लेकिन एक बात बताओ ना, हर जगह इन्फ्लेशन इतना इफेक्ट थोड़ी आता है इन्फ्लेशन का। हर जगह इन्फ्लेशन का चाहे इफेक्ट आ भी रहा हो, लेकिन लोग अपने प्रॉफिट मार्जिन कम कर देते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन कम नहीं करते। ठीक है ना? तो आप यहां देखो, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस नहीं बढ़ाते, बस अपना प्रॉफिट कम कर देते, कोई बात नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मतलब डर की वजह से कि मार्केट कहीं भी उनकी क्या ना हो जाए, उनका कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर क्या ना हो जाए, सेक्रीफाइस ना हो जाए। तो यहां पे आपको दोबारा से बताया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ड्यू आर बाय आई तो रहेगा। जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट होती है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि भैया वो पहले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने खूब ही ताकत लगा दी कि कहीं, मैंने ये भी सोचा कि कहीं से कुछ हो जाए, कोई जान पहचान से या कैसे नहीं, पहले साल का प्रीमियम डिस्काउंट, और सेकंड ईयर का जो डिस्काउंट कर भी रहे थे वो डिस्काउंट नहीं कर रहे थे यार, वो बस कुछ नहीं है, वो एक साल का ब्याज कम कर रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल। क्या ये आप लोग एग्री कर गए प्लस आर से? देख, बची हुई इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? आर बाय आई। पहली इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी ही नहीं है तो प्लस आर। कितना आसान है बेटा। हाँ, पहले इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप जरा देखिए, ऑन है वहां से, ऑन नहीं। अब इधर देखो प्लीज, हाँ जी, एक काम करो, अगर करते हो तो अभी के अभी 60, 61, 62 तीन क्वेश्चन करो। इससे मेरी वाली बुक से बस यही बचे थे मेन, तो 60, 61, 62, 63 भी बचा था, लेकिन अभी करवा देते हैं। किसका? दूर फॉर्मूला कहते हैं आर अपॉन आई प्लस आर। हाँ, सिक्सटी है करना 60, 61, 62 और 63 परपेचुटी का नहीं है, लेकिन ये इस बुक से बस यही एक क्वेश्चन ऐसा है जो स्किप है, बाकी सारे हो चुके हैं, तो आप 63 भी ट्राई कर सकते हो अभी। At what rate converted semi-annually? Value of perpetuity of rupees 450 payable end of each 6 month be rupees 20,000। भाई देखो सुनो, 450 रुपए। अच्छा, पेबल एट द एंड बोला है, ध्यान से सुनना, तो क्या लगेगा? ऑर्डिनरी परपेचुटी। फॉर्मूला क्या था? आर अपॉन में 450 को डिवाइड कर दो कितने से? एक बार 5.4% से, अगर 20,000 आता है तो ठीक है, नहीं तो 5 से, नहीं तो 4.5 से। किससे आता है जल्दी चेक करो। 4.5 से 20,000 आता है, तो 10,000 नहीं, तुम्हें तो 20,000 चाहिए ना। हाँ सर। अच्छा, ये कहां लिखा है? सेमी एनुअली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर सेमी एनुअली लिखा है तो आप यहां पे बेटा क्या करोगे? 4.5% जैसे आपने बोला, और डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो 450 को डिवाइड कर दो 2.25%, या आ गया 20,000?
पहले बताओ कुछ कंफ्यूजन? ये पता है ना 4.5 को डिवाइड क्यों करा? क्यों करा? नहीं तो वैसे किससे डिवाइड कर? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ₹80 made at the end of each 6 months and continuing forever. If money is worth 4% compounded semi-annually, बेटा semi-annually लिखा है तो 80 को डिवाइड करोगे कितने से? 2% से। कितना आ गया? All okay? How much money is needed to endure a series of lecture costing ₹2,500 at the beginning of each year? Mind that. क्या वर्ड लिखा है? beginning. और फिर क्या लिखा है? Indefinite. If money is worth 3% compounded annual. तो बेटा एक बात बताओ, 2500 को डिवाइड करोगे कितने से? 3% से, और प्लस में क्या कर दोगे? 2500। बताओ आंसर। ₹85,800। भाई ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 63 करो। ये एन्युटी परपेचुटी का नहीं है, पहले तो बता दूं। भाई कर लोगे ना परपेचुटी का क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 63 करो। भाई क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? चलिए बता, क्या नाम है मोहित, क्या करना है इस क्वेश्चन में? इसके अंदर ये पागल बनाने के लिए बोला है? नहीं, ये देख मैं अभी बेटा पूछ के ही तो पूछा ना सबसे। बेटा यहां तो पागल बना दोगे तो पेपर में खुद ही बनोगे। सिराज पढ़ लिया क्वेश्चन? अगर मैं आधा घंटे छोड़ दूं ना, आधे घंटे भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब बोल देंगे कि पढ़ लिया उसके बाद बताना है। जो होगा वो मंथ में ले लें। कोई बात नहीं, रुक जा, बता भाई, तू बता। वैसे हाँ, जो होगा वो मंथ में ले लें भैया, 6 महीने सीधा। नहीं मंथ्स में क्यों लेगा जब कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है? तो ज्यादा ज्यादा क्या लेगा? हाफ ईयरली बेसिस पे लेगा। ले लूंगा 600। एक साल को 2 मान लेगा ना। चलो कोई बात नहीं, रुक जा, भी तेरे से पूछता हूँ। बेटा बता क्या करना है इसमें? 7 इंस्टॉलमेंट नहीं पता? इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये कि आप ये जान छुड़ा रहे हो बस बोल के कि नहीं पता। अच्छा वैसे जनरली नहीं पता। रुक जा, काजल बोल। वो पता ही नहीं है कुछ नहीं।
अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया, पर स्टेप्स नहीं पता कि करना क्या है। ठीक है, रुक जा। हरमीत, तू तो कर ही रही है, तो यानी कि तेरे को पता है कि क्या करना है। कोई बात नहीं बेटा, वो कंफ्यूजन जो 8 साल 2 साल ये सब मैं देख लूं। तुम बताओ करना क्या है। अब ये देख रहे हो, सुनो, जब यही नहीं पता है, कर ले। फिर वैल्यू निकालना है क्योंकि इसमें ना सेविंग अकाउंट में 100 उसने 6 मंथ से स्टार्ट किया है। फिर जो 6 साल का 6 मंथ का बेटा है उसका, उसने स्टार्ट किया सेविंग अकाउंट में। सही बोल रहा है, आगे बोल। उसने 10% उधार भी दिया। उसके बाद डिपॉजिट में 8 ईयर छोड़ था, है ना। फिर 10 जो 10th बर्थडे पे उसने रिसीव मनी कितना किया उसने। ये तो हो गई क्वेश्चन की हिंदी। हाँ, अब ये बता कि करना क्या है। मीटर पहले का जो खरीद ऑर्डिनरी एन्युटी कितने साल के लिए? नहीं वही करना है 100 प्लस 110 फिर 110 से 10 प्लस। अब सुनो, हाँ भाई दिव्यांश, बताओ जरा सबको। डिपॉजिट किया तो उसको हाफ ईयर इंटरेस्ट अगले साल, मतलब अगले कोई बात नहीं। तू ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर, तू क्वेश्चन को ना वैसे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। मैं ये करूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर, तो क्या 8 साल तक वो क्या 5% लगाता रहेगा क्या? चल, तेरा फिर तरीका अलग ही रहेगा, ठीक है ना। होपफुली तू पेपर में कंफ्यूज ना, ठीक है। अब इधर देखो भाई, मैं इसमें क्या करूंगा, मैं तो लूंगा ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा 8 साल का। किसका? क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो कब तक चालू है, बस 8 साल तक। तो 10 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। और 8 नहीं बल्कि कितना लूंगा, 16 लूंगा, क्योंकि एक साल में कितनी बार जमा करवा रहा हूं, 2 बार। तो 8 साल में कितनी बार जमा करवाऊंगा, 16 इंस्टॉलमेंट्स का मैं फ्यूचर वैल्यू निकाल दूंगा। उसके बाद लेकिन पैसा विड्रॉ तो नहीं हुआ, पैसा कहां पे पड़ा रहा, बैंक में। और मैं क्या करूंगा 2 साल में, क्योंकि हाफ ईयरली ब्याज लगता है तो 5% लगेगा 6 महीने में। तो जो 8वें साल में एंड में फ्यूचर वैल्यू आएगा ना, अमाउंट आएगा, उसमें मैं 5%, फिर 5%, फिर 5%, फिर 5%, बस 4 बार ऐड कर दूंगा। ठीक है। अब आपको कैलकुलेटर पे हमको सारे 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू स्टेप नंबर कितने, 8 इंटू 2 16, और 3 स्टेप ज्यादा होते हैं, 16 और 3 जीटी, फिर +1 और मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए, ठीक है। फिर इक्वल टू, अच्छा इसके बाद अपनी मर्जी से भी क्या कर दो, क्या कहते हो, मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन तुम तो नहीं बता पाए ना। मैंने एन्युटी बोला यार मोहित ने कितना टाइम दिया यार, 4 बार भी हो रहा है 5% को, कितनी वैल्यू है, 4 बार के लिए एक साल में 2 बार ब्याज लग रहा है ना सेमी एनुअल के चक्कर में, 7%। तो 2 साल में, तो 8 साल के बाद 10 साल, 2 साल हुए ना। कितनी वैल्यू, ये वाला है कितनी वैल्यू आ रही है, 2875। तूने क्या करा था वैसे बताइए जरा, ये क्वेश्चन कैलकुलेटर पे क्या करा, अगले साल से प्लस 5% करा ना, फिर 5% प्लस 100 रुपए है, और ऐसा कितनी बार करा तूने, 16 बार। देख रहे हो,
गलत तो नहीं करा। कह रहे 100 रुपए लिए 5% ऐड कर दिया ब्याज, फिर 100 रुपए 6 महीने बाद है प्लस करा, फिर 5%। तो ठीक है, बट अगर यही केस आ जाता 20 साल का, तो ये कितनी बार करता? 40 बार, है ना? वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती। और 16 बार भी अभी तक इतना आसान नहीं है। अगर बीच में एक आध बार भी भूल गया ना तू कि कितनी बार करा है, तो फिर तुझे कैसे करना पड़ेगा? शुरुआत से। स्टेप्स में ये होता है कि हमें स्टेप सामने दिख ही रहे हैं कि हमने कितनी बार करा, कितनी बार। अच्छा इधर देखो भाई प्लीज, एक होती है ग्रोइंग परपेचुटी। अब ग्रोइंग परपेचुटी क्या होती है सुन लो बेटा, इसमें भी परपेचुटी है, निकलेगा तो प्रेजेंट वैल्यू ही। इसका ये फॉर्मूला होता है I माइनस जी। अब जैसे मैं बताता हूं सुनो, आपका परपेचुटी का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? डिविडेंड। परपेचुटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? डिविडेंड नेवर एंडिंग होता है ना? रिलायंस के शेयर जिसने लिए होंगे, जब धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट करी थी, तो ना आप धीरू भाई रहे, हो सकता है ऐसे भी लोग हो जिन्होंने रिलायंस के शेयर लिए और वो भी नहीं है, लेकिन क्या रिलायंस उन लोगों को डिविडेंड नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, उनके लीगल एयर्स को मिल रहा है। यही मतलब होता है ना डिविडेंड का। डिविडेंड कितने सालों तक मिलता है? जब तक कंपनी रहेगी तब तक मिलता है। तो क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो दोस्तों, लेकिन डिविडेंड की एक खासियत है कि वो बढ़ बढ़ के मिलता है, मतलब पैसे को बढ़ा के मिलते हैं, तभी तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है। आप डिविडेंड कम कर दोगे, मार्केट में शेयर प्राइस क्या हो जाएगा? डाउन। एक्चुअली ये पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है जो आगे से इंटर में ही पढ़ाया जाएगा, तो वही समझाया जाएगा। अभी आप बस इतना समझ लो कि अगर कभी आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो ग्रो करके मिल रही है, क्या मिल रही है? ग्रो कर, कि जैसे इस साल 100 रुपए मिले, अगले साल 105 रुपए मिले, फिर उससे अगले साल 110 रुपए 25 पैसे, मतलब 5% से ग्रो कर रही है। क्या कर रही है? ये बात समझ पाए हो? तो वहां पे ना आप ये अगर परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ऊपर वाले फॉर्मूले कामयाब नहीं होंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? R अपॉन में I माइनस जी। अच्छा सर, I और G में क्या फर्क होता है? अरे I का मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, और G मतलब ग्रोथ। I जो है वो हमेशा बड़ा होता है किससे? G से। उसके पीछे लॉजिक है, इंसान को जितना भी मिल जाए उसकी एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा ही होती है ना? जैसे एक 12th में एक बच्चे के आए 99.43%, तो कोई इंटरव्यू लेने पहुंचा कि जी बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे करके बात चल रही थी, तो उसके फादर बराबर में खड़े थे, तो अपने बेटे को ऐसे कहते हैं कि अगली बार और अच्छा करेगा। कह रहा और अच्छा? 5 में 5 सब्जेक्टों में से 4 में 100 है, एक में 97 है, और अच्छा? तो आदत नहीं होती जैसे। तो ऐसे ही इंसान को जितना मिल जाए उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा उससे। तो आप कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा आई है और कौन सा, तो जो बड़ा है वो आई और जो छोटा है वो जी। इसका क्वेश्चन दिखाई देता हूं कैसा आएगा। ये देखो जी सब, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? कुछ बढ़ेगा 2500 माइनस
बताओ, नहीं यार, कर लोगे अब ऐसा क्वेश्चन भी? कोई इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, स्ट्रेट स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं। अच्छा सुनो, एनपीवी वैसे बता ही दिया है, आइए जरा देखिए एनपीवी का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है। हाँ जी, इधर देखो भाई सभी, एनपीवी का क्वेश्चन है ये, और इसे पढ़ के बताओ सिराज क्या लिखा हुआ है। For a project with net investment of 1 lakh and net cash flow for year 1 is 55,000, for year 2 50,000, and for year 3 is 15,000. Further, the company cost of capital is 10%. तो देखिए भाई, आपका बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी है जिसमें पैसे कितने लगने हैं, 1 लाख, और उसमें से इनफ्लो, तो मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालता हूं तो कितने रुपए आएगा जरा देख लो बेटा। सीधी सी बात है, फर्स्ट ईयर में 55,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन पैसे कब लग रहे हैं, आज। तो सबकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। दोस्तों पीवीएफ जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीवीएफ, यानी कि मैं अगर चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, 1.10 की पावर कितना, -1, फिर दूसरे साल 80,000 रुपए, और 1.10 की पावर कितना, -2, फिर तीसरे साल 15,000 रुपए, और 1.10 की पावर कितना, -3। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ भी सकती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे रखी है, दिख रहा है आप लोगों को, ये आपको ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है। तो आप एक काम करो, सीधा कैलकुलेटर से करो, कैलकुलेटर से ही करवा देता हूं, 55,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909 इक्वल टू, फिर अगला करो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826 इक्वल टू, और तीसरा करो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751 और इक्वल, ठीक है। तो दोस्तों जीटी दबा दोगे तो एक बार में वैल्यू आ जाएगी तीनों की। 1,27,000 हाँ जी, तो यहाँ पे आपका मैं टोटल बता रहा हूं, बेटा बता दोगे टोटल कितना बनता है, 1,27,340 बनता है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश क्या आया, इनफ्लो आया है, और अब इसमें से हमारा आउटफ्लो माइनस कर दो, एनपीवी ऐसे ही निकलता है ना बेटा। अच्छा यहाँ पे देखो, पता है, सुनो, यहाँ एन्यूटी क्यों नहीं लगा पाया, एन्यूटी इसलिए लगा पाया क्योंकि हर बार का जो आर है वो कैसा है, सेम नहीं बल्कि अलग अलग है, और एन्यूटी की कंडीशंस क्या होती थी, और सेम अमाउंट होना चाहिए। और फिर तुम्हें ये भी बताया था उस समय पे कि जब एन्यूटी का क्वेश्चन नहीं लगता तो फिर क्यों, कौन सा लगता है, कंपाउंड अमाउंट वाला फॉर्मूला लगता है, कौन से वाला, तो देख लो कंपाउंड अमाउंट के फॉर्मूले से कर रहे हो ना, a इंटू 1+i की पावर -i। आउटफ्लो कितने का था, 1 लाख रुपए का, तो बेटा एनपीवी, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू 27,340 पॉजिटिव की आई, तो पॉजिटिव की आई तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे लिए ये प्रोजेक्ट कैसा है, ठीक भाई, ठीक है। कर पाओगे ऐसा एनपीवी वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई घुमा फिरा के नहीं, ठीक है। ये जो पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में खासतौर से एन्यूटी वाला, ये वाला जो कॉन्सेप्ट इस समय सीख रहे हो एनपीवी, ये इंटर में भी है, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा और अच्छा कर देंगे। क्वेश्चन का लेवल अच्छा मतलब कि जैसे जो चीजें अभी तुम्हें इनकम डायरेक्ट बता रखी ना, 55,000, 80,000, 15,000, फिर तुम्हें पहले वो क्या करना होगा, निकालना होगा कि कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है। अकाउंट्स में भी तो आगे ऐसे ही कैलकुलेशन आ जाती है, अकाउंट्स में भी मैथ्स डाल देंगे कि
जो चीज अभी आपको सब कुछ कैलकुलेटेड देते हैं ना, वो बाद में क्या करने की जरूरत पड़ जाएगी, उसे कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाएगी। क्योंकि किसी भी कंपनी में जाओ, डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे वैल्यू थोड़ी मिलेगी, ट्रायल बैलेंस मिसमैच होता है ना, और बहुत सारी चीजें होती हैं। वो बताए भाई मेरे पास तो ये है, अब देख लो अपने आप कैसे बनाओ। चलो, एक चीज है रियल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट? रियल रेट ऑफ रिटर्न में बस एक चीज याद रखना, इसमें एक चीज बात करी है इन्फ्लेशन की। किसकी बात करी है? जो आपका जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हें ना एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाए जिसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या दे दी जाए? इन्फ्लेशन। तो आप बस क्या करेंगे, क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करना सिखाया वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस रेट को एडजस्ट करेंगे। जैसे आपको 10% बोला गया, क्या बोला गया, और इन्फ्लेशन बता दी गई 4%, इन्फ्लेशन बता दी गई, तो 10 - 4, आप क्वेश्चन सॉल्व किससे करेंगे? इन्फ्लेशन को हमेशा क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो नीचे लिखा भी हुआ, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन, क्या आ जाएगा? रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो ऐसा नहीं है कि पेपर में कभी कोई इन्फ्लेशन का क्वेश्चन नहीं आया है, वही एन्युटी के ही क्वेश्चन आए हैं। बस क्या फर्क था कि आपको जो रेट लेना था वो इन्फ्लेशन को माइनस करने के बाद जो बचता है वो ले। बेटा देखो ऐसा है ना, एक थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब कुछ लोगों का ऐसा थॉट है, वो कह रहे हैं कि अगर आप जैसे 10% का रिटर्न ले रहे हो और मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो है 5.5%, तो एक तरीके से देखा जाए तो तुम्हारी ग्रोथ जो है वो 10% है ही नहीं। तुम्हारी ग्रोथ सिर्फ कितनी है? 10 में से 5.5 माइनस कर दो, कितनी है? सिर्फ 4.5%। आ रही बात समझ में? तो ये सच बात भी है कि इन्फ्लेशन को भी तो हम समझेंगे ही ना भाई। देखो जैसे आज कोई 100 रुपए का सामान है, एक साल बाद 105 रुपए का हो गया, और कोई मुझे 100 रुपए की जगह 105 रुपए दे दे, तो मेरा बेटरमेंट कहां हुआ? मैं आज भी वो सामान का एक पीस खरीद सकता था, एक साल बाद भी एक पीस ही खरीद सकता हूं, क्योंकि वो एक पीस ही कितने का हो गया? 105 का। तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन को तो हटा के चलना चाहिए। और ये जो कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, गलती तो इनसे भी होती है लेकिन फिर भी ये काफी हद तक सक्सेसफुल क्यों रहती हैं? ये इतने कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं कि इन्फ्लेशन भी हटाओ, है ना, और बल्कि वो अपना पैसा लगाती है तो ये भी मान के चलती है कि मेरे पैसे पे मुझे क्या मिले? ब्याज भी मिले। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा कहां पड़ा हुआ है? अकाउंट में। अगर तुम इस प्रोजेक्ट में नहीं लगाऊंगा तो वो अकाउंट में क्या मिल रहा होगा? ब्याज मिल रहा होगा। तो वो आप समझो सब कुछ बड़े कंजर्वेटिव अप्रोच से चलती है, तब जाके अगर कोई प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होता है कि ब्याज का भी निकाल दिया, इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करवा दी, और तब भी प्रॉफिटेबल है, इसका मतलब वाकई में प्रोजेक्ट में क्या है? दम है, और यहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो बेटा लिटरली 1000 में से, आज के टाइम में 1000 में से 10 बिजनेस में नहीं चलते। थोड़े दिनों में क्या होता है, जो शुरुआत में पैसे लगाते हैं जिसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, क्या बोलते हैं जिसे, वो एक दिन आता है खर्च हो जाता है। फिर वो आपको आगे बिजनेस को और बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? पैसे। अगर आपके पास नहीं होते तो आप क्या कर देते हो? बिजनेस बंद। मैं कई बार हम सोचे कि छोटे बिजनेस में मर जाते हैं। मैंने तो कोविड के बाद एक देखा था, वो DIY स्टोर्स नहीं होते, DIY चाइनीज प्रोडक्ट मिलते हैं वहां पे। मैंने मेरे एरिया में देखा 4 मंजिल का, कम से कम 200 गज का प्लॉट होगा वो, 4 मंजिल बड़ा शोरूम बनाया किसी बंदे ने, और चारों फ्लोर पे वो DIY खुला। 6-7 महीने, बस 6-7 महीने के बाद बंद हो गए। अब वहां पे बल्कि मैकडी आ रहा है, तो मैंने कहा पता नहीं देखो क्या होगा। मैकडी तो कभी बंद नहीं होता वैसे, क्योंकि वो कंपनी की रेपुटेशन है, बट वैसे बता रहा हूं बहुत मुश्किल है। तो ये बड़ी कंपनियां बड़े कंजर्वेटिव अप्रोच से चलती है, तब जाके आपका ये एकदम से डिसीजन लेती है ना। अभी पीछे कुछ महीनों पहले सैमसंग में, और सैमसंग इंडिया में 200 एम्प्लॉइज को बोला गया, अपने सुपीरियर्स को, कि 200 लोग चुन के दो, हमें क्या करने हैं? निकालने। वो बड़ी जल्दी कॉस्ट कटिंग पे आ जाती हैं। तो मैंने बताया ना, ये बड़ी कंपनियां क्यों सर्वाइव कर जाती है, इन डायरेक्टली कॉन्स्टेंटली ये देखते रहते हैं कि हमारी कंपनी के इनफ्लोज आउटफ्लोज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं। लोग रखे हुए हैं जिनका काम यही है, नहीं तो ये भी कंपनी ऐसी ही बंद दो। खैर,
आपका मैंने इन्फ्लेशन का मतलब समझा दिया आप लोगों को, कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्या करना है, जो भी रेट दे रखा होगा उसमें से इन्फ्लेशन के रेट को माइनस करके क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व। एक आखिरी कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं सी ए जी आर। सी ए जी आर जो है बेटा, देखने में बड़ा हैवी सा नाम सा लगता है, लेकिन मैं सही बताऊं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और हम इसे सिंपल करके समझेंगे, हम इसे जबरदस्ती हैवी नहीं बनाएंगे। तो ग्रोथ ना हर साल फिक्स नहीं होती भाई, प्लीज ध्यान दो। बिजनेस है, बिजनेस में क्या इनकम हर महीने फिक्स होती है? तो अगर मान लिया मैं किसी बिजनेस से पूछूं भाई कितने रुपए कमाते हो, तो मान लिया उसने कहा सर 5-10 लाख रुपए कमा लेता हूं या 10 लाख रुपए महीना कमा लेता हूं, तो वो क्या बता रहा है? एवरेजिंग। क्या बता रहा है? एवरेजिंग। क्या पॉपुलेशन हर साल सेम रेट से ग्रो करती है? तो अगर मैं पॉपुलेशन की कोई WHO या कोई भी इंडियन पॉपुलेशन की ग्रोथ बता रहा है कि हर साल ये 10% से ग्रो कर रहे हैं, तो बेटा अगर ये हर साल 10% से ग्रो कर रहे हैं तो वो 10% जो है फिक्स थोड़ी है, वही 10% कुछ और नहीं बल्कि क्या है? CAG का। क्या है वो? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ। ठीक है, और इसका बड़ा सिंपल सा तरीका देख लो, A इक्वल टू P 1 प्लस आई की पावर N, A अपॉन में P से डिवाइड कर दिया, 1 प्लस आई की पावर N है, N इधर ले जाओ, एक तरफ की पावर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है? रेसिप्रोकेट। ये लो, ये CAGR। जो आई निकालने का तरीका है हमारे कंपाउंड अमाउंट में, वही क्या है? CAG। अब देखो, लिख लो, लिख चुके हो ये? ठीक है बेटा, ये लो, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा देख लो भाई। सपोज द रेवेन्यूज ऑफ अ कंपनी फॉर 4 ईयर। ये किसी कंपनी का रेवेन्यू है 2013, 2014, 2015, 2016। क्या ये देखना बराबर बराबर बढ़ रहा है? 100 का 120, 120 का 160, 160 का 210, क्या बराबर है? कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, वही आई निकालना है तुम्हें, और आई निकालने का फॉर्मूला क्या था? और आखिरी में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना परसेंटेज के चक्कर में। तो ये देखो, ए कितना है? 210। P कितना है? 100। कितने साल की ग्रोथ है ये? 4 नहीं है बेटा, बस ये याद रखना, ये गलती ना हो जाए तुमसे। कितने साल की ग्रोथ है? जितने साल दे रखे होंगे ना उससे एक कम कर दे, या 4 साल का डेटा दे रखा है तो ठीक है ना। अब सुनो, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूं, आप सब ऑलरेडी स्टेप्स जानते हो, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा। 210 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, ये तो नॉर्मल डिवीजन हो गया बेटा। पावर 1/3 कैसे निकालते थे याद करो? ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन सिखाया था।
बस जल्दी करो। सर जैसे कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट वो दे रखे हैं 100 120 160 सर इसमें आप हर ईयर की एनुअल ग्रोथ निकाल के एवरेज निकाल हर ईयर की एनुअल ग्रोथ निकाल के एवरेज निकाल सकते हाँ कर सकते, ज्योमेट्रिक मीन कर सकते। कितना आया बेटा? 28%। यहाँ पे आपका आंसर देख लो 27.74 है, लेकिन क्या है कि जो हमारा ये स्क्वायर रूट वाला जो तरीका है इससे राउंड ऑफ है, ठीक है, इससे थोड़ा सा राउंड। मैंने कौन सा बस बस और निकालेगा एक दो अच्छी सर मैंने एक